नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साइन किए गए रक्षा समझौते के बारे में। ये डिफेंस डील स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, ऐसा कई विश्लेषक बता रहे हैं। ये डील 6 जनवरी को साइन हुई है, लेकिन पिछले 5-6 साल से इस पर चर्चा चल रही थी। अब ये डिफेंस ट्रीटी किस तरह से काम करेगी, चाइना को ये क्यों रोकना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ मिलकर एक रक्षा समझौता साइन कर रहा है, वो भी चाइना के खिलाफ। इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लेक्चर का पीडीएफ और मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर हमारे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी होती है, उसका 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमने स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली। ये आपको 71,000 रुपीज़ भी नहीं, बल्कि अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल अगर यहाँ कर लोगे तो और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन गेट इट फॉर 63,000 समथिंग रुपीज़। तो इसका फ़ायदा उठाइए। 18 मंथ्स इज़ द परफेक्ट टाइम। मेंस, प्रीलिम्स सबकी तैयारी इसमें आ जाएगी। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना कुछ साल पहले तक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। इन दोनों का व्यापार इतना जबरदस्त है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। और कितना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बायलैटरल ट्रेड है दुनिया के साथ, दुनिया के सभी देशों के साथ, उसमें से लगभग 1/3 केवल चाइना के साथ है। ऑलमोस्ट 1/3, मोर देन 30% ऑफ दैट ट्रेड इज विद जस्ट चाइना। जून 2015 में दोनों देशों ने चाइना ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। तो चाफ्टा साइन किया गया था इन दोनों के द्वारा। नाम थोड़ा सुनने में फनी है, बट या दैट वाज द नेम। इस व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया से चाइना जाने वाले 95% सामानों को टैरिफ फ्री घोषित कर दिया गया था। इससे फायदा ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कम इंपोर्ट करता है। इस टेबल में 2018 के आंकड़ों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना को ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था और इंपोर्ट कम कर रहा है। तो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस इनका पॉजिटिव है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को इसमें काफी बेनिफिट है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, ऑलमोस्ट 1/3 ट्रेड इनका चाइना के साथ होता है। लेकिन पिछले 2 साल में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और कई पश्चिमी देशों ने चाइना की बड़ी बड़ी 5G टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि हुआवे को बैन कर दिया, ये कहकर कि चाइना उनके माध्यम से जासूसी करना चाह रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कई चाइनीज कंपनीज बड़े बड़े जमीनों को खरीद रही थी। बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज कंपनीज के हाथ में जा रहा था। उसको लेकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पब्लिकली चिंता जताई और रूल्स स्ट्रिक्ट बना दिए जमीन खरीदने को लेकर। उसके बाद आता है कोविड-19 पैंडेमिक, और तब से तो ऑस्ट्रेलिया चाइना के रिश्ते दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। एक्चुअली शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर कई सारी आशंकाएं जताई जा रही थी। ये डर था ऑस्ट्रेलिया में सरकार को और लोगों को भी कि कहीं चाइना इस इकोनॉमिक डाउनटर्न का ज़्यादा फायदा ना उठाए। उसके बाद चाइना से आए मास्क पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सवाल उठाए कि आपने गलत तरीके के मास्क और पुराना पीपीई भेज दिया। फिर जब कोविड-19 के ओरिजिन्स को लेकर जांच करने की बात आई तो WHO पर ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगा दिया कि आपने ठीक से जांच नहीं करी। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर यह कहा था कि वायरस के लिए चाइना की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और ये वायरस कैसे आया, कैसे इसका ओरिजिन होता है, इस पर प्रॉपर जांच होनी चाहिए WHO के द्वारा स्ट्रिक्ट पावर्स देकर। इस आरोप को लेकर चाइना बहुत नाराज हो गया और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले ज्यादातर बीफ को उन्होंने बैन कर दिया। इससे ऑस्ट्रेलिया के 35% एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा था और तब से ये ट्रेड वॉर दोनों के बीच में चल रहा है। कभी ये कुछ बैन करते हैं, कभी वो कुछ बैन कर देते हैं। फिर आता है हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी लॉ वाला इशू। वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग की तरफदारी करी और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ गलत है। चाइना सरकार इससे ऑफकोर्स नाराज हो जाती है और उसके बाद चाइना ने ओपनली ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाना शुरू किया कि आप तो केवल यूएसए के टूल बनते जा रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, तो अपने आप को यूएस से दूर करो। कुछ महीने बाद जब फाइव आइज ग्रुप फिर से शुरू होता है, उस समय भी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को ओपनली कहा था कि ये गलत है, अगेन आप यूएस के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरह से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तनाव की स्थिति पिछले 2 साल से बरकरार है। और ऐसे में दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे होते हुए भी सामरिक तौर पर डिफेंस के नज़र से अगर आप देखें तो रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। अब पिछले 1 साल से एक और बड़ा इशू चल रहा है कि चाइना लगातार ताइवान को परेशान कर रहा है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि ताइवान के ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ाए जा रहे हैं।
तो ये चाइना की तरफ से लगातार ताइवान को प्रेशराइज करने की कोशिश चल रही है। और साउथ चाइना सी में भी 9 डैश लाइन वाली क्लेम करके चाइना ये कहता है कि यहां पर ये सारे आइलैंड्स हमारे हैं, पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। तो कुल मिलाकर इस साउथ चाइना सी रीजन और पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, यहां पर चाइना अपना दबदबा कायम करना चाहता है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अमेरिका का पुराना साथी ऑस्ट्रेलिया अब फाइनली इस बात को लेकर सजग हो गया है कि डिफेंस के तौर पर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने चाइना के ट्रेडिशनल राइवल पावर जापान से प्रॉपरली हाथ मिला लिया है डिफेंस पार्टनर के रूप में। देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में व्यापार समझौते काफ़ी हैं, दोनों के बीच में ट्रेड भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का चाइना नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है और नंबर 2 जापान है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल ट्रेड कितना है? और इंडिया की नज़र से आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमारे व्यापारिक पार्टनर्स में से, यानी कि ट्रेड पार्टनर्स में कौन से स्थान पर आता है? यह आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया अब नेचुरल एलाइज के रूप में साथ आए हैं और इनका मकसद एक ही है कि चाइना को काउंटर किया जाए, रोका जाए। दूसरी ओर जापान की नज़र से अगर आप देखो तो जापान ट्रेडिशनली डिफेंस को इतना तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उन्होंने एक अपनी पॉलिसी बना ली थी कि हम डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। वी डोंट वांट टू बी अ वेरी ऑफेंसिव नेशन। तो हम ज़्यादा ना तो आर्मी रखेंगे, ना नेवी रखेंगे, ना ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करेंगे। लेकिन उस वक्त भी जापान को ये बात पता थी कि नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे पड़ोसियों के होते हुए सुरक्षा को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जापान ने यूएसए के साथ एक रक्षा समझौता साइन किया था 1960 के आसपास, और उसमें यूएस ने जापान को प्रॉमिस किया कि जब भी आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो जापान ने केवल अमेरिका के साथ इतना जबरदस्त डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। सो ऑस्ट्रेलिया विल बी ओनली द सेकंड कंट्री जिसके साथ जापान ये समझौता साइन करेगा। बाय द वे, जापान का डिफेंस बजट लगातार 10 सालों से बढ़ता जा रहा है। पहले उनका डिफेंस बजट काफी कम होता था, 10 साल से लगातार बढ़ा रहे हैं। और इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि चाइना की ताइवान पॉलिसी पिछले 10 सालों में काफी उग्र हो गई है और इसीलिए जापान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और अपना बजट भी बढ़ाकर सावधान रहना चाहता है। जापान और चाइना के खुद के आपस में आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट हैं। तो सेंकाकू आइलैंड को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी टकरार 2012-13 के आसपास हुई थी, तो ये डिस्प्यूट भी हुआ, तब से बजट इनका लगातार बढ़ रहा है। फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी हिस्सा है, यूएस और इंडिया भी क्वाड में शामिल हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग हुई थी, अभी कुछ ही महीने पहले। फिर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने यूके और ब्रिटेन के साथ ऑकस एग्रीमेंट भी साइन किया है और अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी मिलेंगी। तो ये एक पूरी कहानी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से अपने आप को डिफेंस में प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप को और तैयार कर रहा है चाइना से लोहा लेने के लिए। यहां पर एक और फैक्ट याद रखिएगा कि ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ा मिलिट्री या नेवल पावर नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया को जब भी जरूरत पड़ी है, यूएस और यूके उसकी मदद के लिए हमेशा आगे आए हैं। इन दोनों देशों के साथ उसके पुराने समझौते भी हैं, रक्षा समझौते। तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी वैसे 2.5 करोड़ के आसपास है, तो ना ही इनके पास इतना मैन पावर है, ना ही कोई बड़ी आर्मी ये बना सकते हैं। तो ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया ने कभी डिफेंस सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा खर्च किया नहीं है। लेकिन अब जो साउथ चाइना सी वाली पूरी सिचुएशन है, एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरह से चाइना अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, उसे देखते हुए अब जापान के साथ ये रक्षा समझौता साइन किया गया है। अब जापान के साथ जो इन्होंने ये समझौता साइन किया है, इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों देश एक दूसरे को मिलिट्री एक्सेस देंगे कि एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे के देश में अपनी सेनाओं को डिप्लॉय कर सकें, और इसके लिए दोनों को अनुमति रहेगी, तुरंत डिप्लॉयमेंट हो सकेगा। तो मान लो कल को चाइना और जापान के बीच में युद्ध हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया अपनी आर्मी तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर जापान पहुंचा सकता है, वहां पर मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल परमिशंस की उस समय आवश्यकता नहीं रहेगी। तो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के लिए बातचीत इनकी 2014 से चल रही है, 6 साल से बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑलमोस्ट समझौता तय हो गया था, मतलब इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन फाइनल सिग्नेचर्स अभी हुए हैं, फाइनल बातचीत अभी हुई है। 1 साल से जिस मामले के कारण ये अटका हुआ था वो था डेथ पेनल्टी। तो देखो, जापान एक ऐसा देश है जहां पर मौत की सज़ा अभी भी दी जाती है। तो ये इस मैप में आपको जो भी लाल रंग के देश दिख रहे हैं, इन सभी देशों में कानून में मौत की सज़ा का प्रावधान अभी भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसने मौत की सज़ा को बहुत पहले हटा दिया था और वो कई देशों को कहता है कि आप इसे हटा दीजिए। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी वोकल प्रोपोनेंट टू रिमूव द डेथ पेनल्टी। तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों को भी कहता है कि आप भी कैपिटल पनिशमेंट हटा दीजिए, इसको बैन कर दीजिए। अब जापान ने कहा कि देखो हम तो इसे हटा नहीं सकते, तो इसको लेकर इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो नहीं पाया था साइन। कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर हमारा कोई मिलिट्री का व्यक्ति जापान में जाता है, कोई जुर्म करता है, तो आप उसे मौत की सज़ा नहीं दोगे।
जापान ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा जुरिस्डिक्शन है। तो फिलहाल समझौता ये हुआ है कि जब भी दोनों देश के सैनिक ड्यूटी पर हैं, जॉइंट मिशन में हैं, तो उन पर उस देश का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने फ्री समय में ऑफ ड्यूटी में कहीं बाहर घूम फिर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में है या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस पर है और वहां पर कोई जुर्म कर देते हैं, तो उस देश का कानून लागू होगा। तो इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यही है कि दोनों देश एक दूसरे की धरती पर अपनी आर्मी को तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर उन्हें कोई हथियार या मिलिट्री वेपन्स या मिलिट्री सप्लाईज को भी एक दूसरे देश तक पहुंचाना है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, आसानी से उसे पहुंचाया जा सकता है। तो जॉइंट ट्रेनिंग भी होगी, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी होंगे, और ये तय मानकर चलो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बड़े स्तर पर होने वाली हैं और शायद उसमें भारत को भी इन्विटेशन आ सकता है। इस समझौते का दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझौता काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान दोनों उसके पुराने पार्टनर्स हैं। इनफैक्ट जापान के साथ तो केवल अभी तक यूएस का ही समझौता था, अब ऑस्ट्रेलिया का भी समझौता हो गया है, तो इसीलिए यूएस को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बाय द वे, जो यूएस और जापान का समझौता है उसका नाम है स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके तहत जापान में यूएस के कई सारे मिलिट्री बेस हैं। आपने शायद ओकिनावा का नाम सुना होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जापान की धरती पर यूएस के कम से कम 20 मिलिट्री बेस हैं, छोटे बड़े, कई बहुत ही छोटे हैं, कई बड़े भी हैं जैसे कि ओकिनावा, बट देर आर अप्रोक्सीमेटली 20+ मिलिट्री बेसिस इन जापान ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इन बेसिस पर कोई भी यूएस का व्यक्ति आता है, जाता है, मिलिट्री का व्यक्ति, तो उसको आने जाने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती जापान से, वो डायरेक्टली इन एंड आउट अपनी फ्लाइट्स चालू रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेसिस हैं। गुआम हो गया, साउथ कोरिया में बेसिस हैं, उसके अलावा फिलीपींस में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अब जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब कोऑपरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर एक और एंगल शामिल हो जाएगा, तो अब इंटर ऑपरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी दोनों सेनाओं के बीच में। जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते से आगे बढ़कर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी इसी तरह के रक्षा समझौते करना चाहता है। इनफैक्ट ब्रिटेन के साथ तो उसके नेगोशिएशन अक्टूबर 2020 से चल रहे हैं। फ्रांस के साथ शायद समय लग जाएगा, लेकिन ब्रिटेन के साथ हो सकता है कि इसी साल के अंत तक ट्रीटी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बढ़ते तनाव का असर पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज पर भी आता है। ट्रेडिशनली ये सभी देश पैसिफिक ओशन के ऑस्ट्रेलिया के निकट रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, लेकिन अब चाइना अपने फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके इन्हें लोन दे रहा है, इनकी आर्थिक सहायता कर रहा है, तो अब ये कई देश चाइना के फेवर में जा रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह ये चाइना के फेवर में वोटिंग करते हैं, ताइवान को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। तो इस तरह से चाइना इनको काफ़ी अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। जहां तक बात है रशिया की, तो देखिए, रशिया को माना जाता है कि ट्रेडिशनली वो एक चाइना का ही एलाई है। पिछले 5-6 सालों से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की, उसमें भी चाइना और रशिया लगभग एक ही तरफ होते हैं। लेकिन रशिया अभी तक बहुत ही डिप्लोमेटिकली साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में चुप रहा है। रशिया ने कभी यहां पर चाइना का सपोर्ट नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन रशिया चाइना के सपोर्ट में यहां पर क्लियरली आ जाएगा, उस दिन इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि यूएस, रशिया, चाइना, ये सभी बड़े ग्लोबल पावर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, भारत भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे में ये कोल्ड वॉर की स्थिति वाली कंडीशंस लेकर आ सकता है। तो ये था पूरा इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, पाथफाइंडर के बारे में बताएं। मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर जल्दी मैं लेकर आऊँगा, आपको बोला है 3 लेक्चर आएंगे एक हफ्ते में, तो आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। PDF आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, प्लस या आइकॉनिक 2 प्रकार के आपके पास ऑप्शन है सब्सक्राइब करने के लिए। महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो सभी जगह 10% डिस्काउंट मिलेगा। हर बुधवार को नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स अभी ऑनगोइंग है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें। रविवार 11 बजे कॉम्बैट आ रहा है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक जान सकते हो और स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास गोल्डन मौका है। लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी एनरोलमेंट कोड या अनलॉक कोड मांगा जाए, यू कैन यूज माय नेम एज द कोड। सभी कोर्सेज हमारे EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठाइए। अगेन यूज दिस एज द अनलॉक कोड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।